नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है ना। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रो वुमेन है, प्रो एससी है, प्रो एसटी है, प्रो ओबीसी है, प्रो एनटी है, प्रो बीजे है, प्रो मुस्लिम है, प्रो क्रिश्चियन है। ठीक है ना। प्रो पारसी है, प्रो जीव है, प्रो अनटचेबल है, प्रो बुद्धिस्ट है, प्रो जैन है, प्रो सिख है, प्रो डिसेबल्ड है, प्रो चिल्ड्रन है, प्रो सीनियर सिटीजन है, प्रो पुअर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान में जो है कोई स्पेशल प्रोविजन सिर्फ एक ही, अब ये अब सभी इसमें कवर तो सभी हो गए, लेकिन कवर सभी हो गए, तो सिर्फ इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है संविधान में। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस पीपल। क्यों नहीं है? क्योंकि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फैक्ट बेस्ड है। ठीक है ना। फैक्ट बेस्ड रिसर्च पे बेस्ड है संविधान जो है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फैक्ट बेस्ड रिसर्च पे बेस्ड है और साइंटिफिक टेम्पर पे बेस्ड है और ट्रूथ पे बेस्ड है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये है। तो अपर कास्ट हिंदू मैन, इनको छोड़ के बाकी के जितने भी है, ठीक है ना, उनके सबके फेवर में झुका हुआ है संविधान। आप देख लो, यहाँ पूरी लिस्ट बनाई है मैंने। ठीक है ना। तो ऐसा है। देखो, अब ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फैक्ट बेस्ड रिसर्च मतलब, देखो आप ऑब्जर्व करोगे कि इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है देश में। वो पहले से ही है, जब आज़ाद हुआ था भारत तब से ही है। ठीक है ना। इवन जिन्होंने ये संविधान बनाया, ये लिबरल संविधान जिन्होंने बनाया, लिबरल डेमोक्रेसी जिन्होंने बनाई, उसमें से भी उन लोग भी ज़्यादातर यही थे। ठीक है ना। फिर भी उन्होंने अनबायस्ड सोच के, साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से सोच के, इंटेलेक्चुअलिज्म से सोच के, अनबायस्ड तरीके से सोच के ये संविधान बनाया। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फैक्ट बेस्ड रिसर्च पे आधारित है, साइंटिफिक टेम्पर पे आधारित है और ट्रूथ पे आधारित है, करंट संविधान जो है। ठीक है ना। अभी वो चेंज हो जाएगा संविधान 2024, जब मोदी जी जीतेंगे तो उसके बाद संविधान चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी का जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो फॉलो नहीं हो रहा है, बहुत बहुत दिनों से फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब 2014 के बाद से करंट संविधान फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है संविधान में, अपर कास्ट हिंदू मैन के लिए नहीं है। ठीक है ना। बाकी सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ प्रोविजन है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये जैन के लिए क्यों प्रोविजन है? जैन तो काफ़ी इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होते हैं और अपने आप को अपर कास्ट समान ही मानते हैं जैन लोग भी। ठीक है ना। तो फिर यहाँ प्रो जैन क्यों है संविधान? वो सिर्फ इसलिए है कि मतलब संख्या में कम है इसलिए है। ठीक है ना। बाकी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, पर कुछ और दूसरे बेनिफिट्स संविधान देता था, जैसे माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप वगैरह जो होती है ना, वो चीज़ें देता था संविधान जैन को। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैन दबा कुचला, जैन ज़्यादा दबा कुचला नहीं है, पर फिर भी प्रो जैन इसलिए है संविधान क्योंकि उनकी संख्या कम है। ठीक है ना, इसलिए प्रो जैन है। ठीक है। प्रो सिख क्यों है? प्रो सिख इसलिए है क्योंकि सिख भी माइनॉरिटी है, इसलिए प्रो सिख है। ठीक है ना। प्रो डिसेबल्ड क्यों है वो तो आपको पता ही है। ठीक है ना। प्रो डिसेबल्ड क्यों है वो आपको पता ही है। फिर प्रो चिल्ड्रन क्यों है वो भी आपको पता है। प्रो सीनियर सिटीजन क्यों है वो भी आपको पता है। प्रो पुअर क्यों है वो भी आपको पता है। ठीक है ना। प्रो पारसी क्यों है वो भी आपको बता दिया मैंने, वो माइनॉरिटी है। प्रो जीव भी है। ठीक है ना। प्रो मुस्लिम भी है, प्रो क्रिश्चियन भी है, प्रो बीजे भी है, प्रो एनटी भी है, प्रो एससी भी है, प्रो एसटी भी है। प्रो एससी प्रो एसटी क्यों है? क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी हुई है। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके पहले अगर देखोगे तो जो हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनकी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई है। ठीक है ना। ओबीसी पे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन उनका स्टेटस उतना खास नहीं है। ठीक है ना। ओबीसी जो है उनका एट्रोसिटीज़ नहीं हुई है, पर उनका स्टेटस ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं है। और प्रो वुमेन क्यों है? क्योंकि वुमेन वल्नरेबल है। ठीक है ना। वुमेन जो है वो वल्नरेबल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रो वुमेन भी है। ठीक है ना। तो ये है। तो अब देखते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड रिसर्च, साइंटिफिक टेम्पर और ट्रूथ पे आधारित है। ठीक है ना। इसीलिए इनको कुछ मतलब कोई इनको ऐसा नहीं है कि कुछ इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है संविधान, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना। अपर कास्ट हिंदू मैन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन संविधान में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना। कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। हाँ, अपर कास्ट हिंदू मैन को धर्म में स्पेशल प्रोविजन है, धर्म में स्पेशल प्रोविजन है, पर संविधान कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं देता। ठीक है ना। क्योंकि संविधान जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है संविधान। ठीक है ना। क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड रिसर्च, साइंटिफिक टेम्पर और ट्रूथ पे बेस्ड है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आइडियोलॉजी ऑफ द आरएसएस। ठीक है ना। तो आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है, बीजेपी है, एबीवीपी है, हिंदू युवा वाहिनी है। ठीक है ना। बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है एक्चुअली? तो इनकी आइडियोलॉजी अगर आपको जानना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गोलवलकर गुरुजी की किताब पढ़िए आप। ठीक है ना। मतलब आप आईएएस अधिकारी जब बन जाएंगे ना, अभी मत पढ़िए। अभी आप अगर गोलवलकर गुरुजी की किताब पढ़ोगे तो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जब ये हो जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में गोलवलकर गुरुजी, सावरकर, इनकी किताबें पढ़ना आप। ठीक है ना। मैंने पढ़ी है। ठीक है ना। मैंने पढ़ी है। तो मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ कि ये किताबें आप पढ़े, तो आप लोगों को समझेगी आइडियोलॉजी आरएसएस की। और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वही वीएचपी की है, वही बीजेपी की है, वही एबीवीपी की है। ठीक है ना। वही हिंदू युवा वाहिनी की है, वही गौरक्षा समिति की है। ठीक है ना। तो ये सब है। तो देखो, आइडियोलॉजी ऐसी है
आइडियोलॉजी ऐसी है कि मॉडर्न डे मनुस्मृति जो है, मतलब अब देखो मनुस्मृति क्या है, एक एंशियंट इंडिया की किताब है, ठीक है ना, लॉ बुक है, वो धर्म से रिलेटेड लॉ बुक है, तो एंशियंट इंडिया की बुक है वो। तो उसका उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है ना, वर्ण सिस्टम को। मनुस्मृति में सारी चीज़ें खराब ही नहीं लिखी है, एक दो चीज़ें अच्छी भी लिखी है मनुस्मृति में, पर ज़्यादातर चीज़ें खराब लिखी है, ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मनुस्मृति में ज़्यादातर चीज़ें खराब लिखी है, एक दो चीज़ें अच्छी भी लिखी है, ठीक है ना, पर ज़्यादातर चीज़ें खराब लिखी है। तो मैं बताता हूँ, तो एंशियंट इंडिया में जो मनुस्मृति हुआ करता था ना, उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन मतलब आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। क्योंकि एंशियंट इंडिया में क्या था, इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, एंशियंट इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, मुस्लिम्स नहीं थे और क्रिश्चियंस नहीं थे, ठीक है ना, एंशियंट इंडिया में। इसलिए आज का जो ये है, ठीक है ना, एंशियंट इंडिया का जो मनुस्मृति उसका मॉडर्नाइज वर्जन यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। तो इसको मॉडर्नाइज कैसे किया उन्होंने वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये जो बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये सब गोलवलकर गुरुजी और सावरकर जी ने अपनी किताबों में लिख चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है सब, ठीक है ना, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा राष्ट्र बनेगा, एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो हिंदू राष्ट्र होगा, ठीक है ना, वो हिंदू राष्ट्र होगा। तो वो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, जो ब्राह्मण होगा वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद क्षत्रिय और जैन आएंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद में वैश्य आएंगे और अपर कास्ट सिख आएंगे, फिर शूद्र आएंगे, लोअर कास्ट सिख आएंगे और बुद्धिस्ट आएंगे, फिर अनटचेबल आएंगे, ठीक है। और फिर सबसे आखिरी में सबसे नीचे मुस्लिम्स आएंगे, क्रिश्चियंस आएंगे, पारसी आएंगे, जीव आएंगे और इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, ठीक है ना। सबसे लास्ट में कौन आएंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, जीव, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। अब इनके खिलाफ वायलेंस होगा, ठीक है, मतलब इनको मर्सी पे जीना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको जो है अभी देखो, ये मान लो कोई इंटेलेक्चुअल है, ठीक है ना, मान लो कोई इंटेलेक्चुअल है लेकिन वो ब्राह्मण है, मान लो, ठीक है ना, वो इंटेलेक्चुअल है लेकिन वो ब्राह्मण है, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो अगर ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है तो वो नीचे आएगा यहाँ पे लास्ट में, वो ब्राह्मण में नहीं आएगा, ठीक है ना, गोलवलकर गुरुजी के हिसाब से, ठीक है। उसी तरीके से क्षत्रिय और जैन में भी जो इंटेलेक्चुअल होगा वो सीधे इधर आएगा लास्ट में, सबसे नीचे, ठीक है ना। इनमें भी जो इंटेलेक्चुअल होगा वो भी सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इनमें भी जो भी इंटेलेक्चुअल होगा वो सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे, और इनमें भी जो भी इंटेलेक्चुअल होगा वो सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल मतलब जो ये सब चीज़ें समझ रहा है, ठीक है ना। इन जो ऊपर के जो 4 लेयर्स है ना, ऊपर के जो 4 लेयर्स है, ये 5 लेयर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऊपर के जो 5 लेयर्स है, इन 5 लेयर्स में जो भी ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है ना, इन 5 लेयर्स में जो भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है ना, और उसको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है ना। इनमें जिनको समझ में आ रहा है फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खैर चलेंगे, वो तो यहाँ फिट बैठ जाएंगे, ठीक है ना। मान लो कोई ब्राह्मण है, उसको समझ में आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है, वो ब्राह्मण को समझ में आ रहा है, या क्षत्रिय को, जैन को, इनको समझ में आ रहा है, समझो, ठीक है ना, और वो इसको समर्थन भी दे रहे हैं, समझो, तो वो यहाँ आएंगे, ठीक है ना, इन सब लेयर्स में। पर अगर वो समर्थन नहीं दे रहे, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ लाई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या, वो इंटेलेक्चुअल है, तो वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा सीधे, ठीक है ना, वो यहाँ आएगा सीधे, ठीक है, ऐसा है। तो इनके खिलाफ फिर वायलेंस होगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव और इंटेलेक्चुअल्स, इनके खिलाफ वायलेंस होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो, देखो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव जो है, ठीक है ना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव है, इनका जो पूजा का जो स्थल होता है ना, मतलब जो क्या बोलना चाहिए उसको, पिलग्रिमेज सेंटर, वो इंडिया के बाहर है, ठीक है ना। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव का जो पिलग्रिमेज सेंटर है वो इंडिया के बाहर है, ठीक है ना, इसलिए वो सबसे नीचे है। और इंटेलेक्चुअल क्यों सबसे नीचे है? इंटेलेक्चुअल क्यों सबसे नीचे? क्योंकि इंटेलेक्चुअल धर्म के खिलाफ है, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। उन लोग इंटेलेक्चुअल नहीं बोलते, ठीक है ना। अब आपने जो सुरेश चौहान के, अर्नब गोस्वामी, इनका आप अगर शो देखोगे तो वो इंटेलेक्चुअल को सीधे सीधे एंटी हिंदू बोलते हैं, ठीक है ना। वो इंटेलेक्चुअल नहीं बोलते, उनको एंटी हिंदू बोलते हैं, ठीक है ना। आप एंटी हिंदू बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं भी यहीं पे आता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं भी इधर ही आता हूँ लास्ट में ही, ठीक है ना। हूँ तो यहाँ का मैं, पर जो कंसेप्ट है हिंदू राष्ट्र का उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे ये सब पढ़ता नहीं है, ये सब मुझे पढ़ता नहीं, मुझे संविधान पसंद है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी, अब ये इन सब लोग, अब ऐसा नहीं है कि ये जितने भी मैंने 18 लोग लिखे ना यहाँ पे, 18 टाइप के लोग, ये जो भी 18 टाइप के लोग हैं, ये 18 टाइप के लोगों में जरूरी नहीं है कि जागरूकता हो, ठीक है ना। ये 18 टाइप के जो लोग मैंने यहाँ लिखे, ये जरूरी नहीं है कि इनमें जागरूकता हो, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारों को पता ही ना हो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है ना। अब उनको पता ही नहीं, अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है तो वो बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी ऐसा खुले में ऐसा ये नहीं करती। गोलवलकर गुरुजी ने खुले में लिखा है, खुले में लिखा है, लेकिन बीजेपी ऐसा खुले में क्लेम नहीं करती, ठीक है ना। ये हमारी आइडियोलॉजी करके ऐसा एकदम खुला क्लेम नहीं करती। पर अगर आप उनको जाओगे उनके पास और उनको ऐसा आप भरोसे में लेके उनसे अगर आप पूछोगे कि सर आप ये आइडियोलॉजी मानते हो क्या, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि जी हाँ बिल्कुल मानते हैं।
ठीक है ना। मैं आप उनको अगर ऐसा बोलोगे कि मैं भी मानता हूँ इस आइडियोलॉजी में, तो आप मानते हैं क्या, आपका ऑर्गेनाइजेशन मानता है क्या, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल। पर अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल बन के जाओगे जो पहले से ही बोलेगा कि नहीं नहीं मैं इस चीज़ों में नहीं मानता, आप बताओ कि आप मानते हो क्या, तो वो बोलेंगे जी नहीं, हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ठीक है ना, उसका इससे ये वर्ण सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा है उनका, ठीक है। तो ये जो है नीचे से ऊपर सुपेरियोरिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर सुपेरियोरिटी बढ़ रही है। तो ब्राह्मण्स मतलब कौन कौन से ब्राह्मण्स, ठीक है ना, ब्राह्मण्स मतलब प्रो आरएसएस ब्राह्मण, ठीक है, प्रो आरएसएस, ठीक है। फिर ये प्रो आरएसएस क्षत्रिय और जैन, ठीक है, वो यहाँ आएंगे, प्रो आरएसएस ये लोग यहाँ आएंगे, प्रो आरएसएस ये लोग यहाँ आएंगे, प्रो आरएसएस ये लोग यहाँ आएंगे, ठीक है ना। और एक आधा अगर इनमें से ये जो चार मैंने बताए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव, उनमें से कोई है अगर जो ये आइडियोलॉजी को समर्थन देता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव में से अगर कोई है, रेयर स्पीशीज होगी वो, पर ऐसा अगर कोई है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव में से भी ऐसा कोई अगर व्यक्ति है जो इस वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी इंटेलेक्चुअल तो कभी उनको सपोर्ट करेगा नहीं, तो वो तो यही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। और जो वुमेन है, ठीक है ना, जब ये हर एक लेयर में हर एक लेयर में वुमेन भी होगी, हर एक लेयर में वुमेन भी होगी, ठीक है ना। तो हर एक लेयर की जो वुमेन है वो मेन से नीचे है, ठीक है ना। ये जितने भी लेयर है, ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, ये जो 6 लेयर है, ये 6 के 6 लेयर में वुमेन हमेशा मेन से बिलो है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण्स प्रो आरएसएस ब्राह्मण्स है, तो प्रो आरएसएस ब्राह्मण जो मैन रहेगा वो सुपीरियर रहेगा, वुमेन जो रहेगी इन्फीरियर रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी वुमेन इन्फीरियर रहेगी, यहाँ पे भी वुमेन इन्फीरियर रहेगी, यहाँ पे भी वुमेन इन्फीरियर रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी वुमेन इन्फीरियर, और यहाँ पे भी रहेगी वुमेन इन्फीरियर, ठीक है ना। तो ऐसी बात है, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर सुपीरियरिटी है, ठीक है ना। तो अगर आप उनको भरोसे में लेके पूछोगे कि आप ये सब चीज़ों में मानते हो क्या, ठीक है ना, तो वो आपको हाँ में हाँ मिला देंगे, ठीक है ना, आप भरोसे में लेकर पूछोगे तो। पर अगर आप पहले से ही रिजेक्ट करते हुए पूछोगे कि मैं इस सब चीज़ों को रिजेक्ट करता हूँ, आप मानते हो कि ये सब चीज़ों को, आप क्यों मानते हो, आप गलत कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि जी नहीं हम ये चीज़ें नहीं मानते, ठीक है ना। ऐसा है उनका, ठीक है ना। पर सच्चाई ये है कि गोलवलकर गुरुजी ये सब लिख चुके हैं अपनी किताब में, ठीक है ना। तो ये कोई मेरे मनगढ़ंत बनाए हुए ये नहीं है, ठीक है ना, मेरे कोई मनगढ़ंत बनाए हुए तथ्य नहीं है। आप गोलवलकर गुरुजी और सावरकर जी की किताब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। आप आईएएस अधिकारी बनने के बाद पढ़िए, ठीक है ना, जब आईएएस अधिकारी बन जाएंगे उसके बाद आप पढ़िए ये सब किताबें, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है।